हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, राइट फ्रॉम योर लोअर क्लासेस यू हैव बीन स्टडीइंग दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ materials. You classify them into three types: conductors, insulators and semiconductors. आपको पता है ये थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल्स और इनकी अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, कंडक्टर्स भी दो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात कर सकते हो, आप थर्मल कंडक्टर्स की बात कर सकते हो। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंडक्टर। इफ आई एम टॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, देन यू अंडरस्टैंड दैट सब्सटेंसेस विच अलाउ electricity to pass through them are called as electrical conductors. और थर्मल कंडक्टर्स का डेफिनेशन आप कैसे दोगे? तो substances which allow heat to flow through them are called as thermal conductors. We are going to focus our discussion today on conductors only, and that too we want to understand from the point of view of electrostatics कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। This lecture is purely theoretical lecture. No derivations, no mathematical calculations, and so there is a lot of theory you need to understand. So जो कुछ भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊँगा कि आपको वीडियो को पॉज करना है और उसको बोर्ड पर से कॉपी करना है। तो राइट नाउ पे अटेंशन, लेट अस स्टार्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। बच्चों, कंडक्टर्स की एक खास बात याद रखो, कंडक्टर्स have mobile charge carriers. What do you mean by that? Mobile means what? Movable, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। चार्ज कैरियर्स यानी ऐसे पार्टिकल्स जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मान लो, समझ लो ये कि चार्ज का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। चार्ज हमेशा किसी न किसी पार्टिकल के ऊपर होता है, तो वो पार्टिकल जब ट्रैवल करता है तो चार्ज को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरह से भी आप सोच सकते हो कि चार्ज की वजह से वो पार्टिकल ट्रैवल करता है। लेट अस नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट, बट रिमेंबर दिस वन थिंग, दैट ऑल कंडक्टर्स हैव मोबाइल, दैट मीन्स मूवेबल चार्ज कैरियर्स। नाउ इन मेटल्स दिस चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, and in electrolytic conductors the charge carriers are positive and negative ions. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मेटल्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मेटल्स के एटम्स में, मेटालिक एटम्स, मैं ऐसे लिख दूं, मेटालिक एटम्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आपको पता है, बाय नाउ 12th में आ गए, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स? क्यों फ्री में आते हैं? उसके कोई पैसा नहीं देने पड़ते, ऐसी बात नहीं है। वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। क्यों ट्रैवल कर सकते हैं? वो एटम्स को आसानी से छोड़कर निकल जाते हैं एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। एक एग्जांपल ले लें, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। सोडियम का एटम अगर मैं लेता हूँ सोडियम, तो ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये सोडियम का फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है और थर्ड ऑर्बिट। आपको पता है सोडियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने हो गए? 10। और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम हाईली अनस्टेबल एलिमेंट है और वो मेटालिक एलिमेंट है। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है
वो आसानी से सोडियम के एटम को छोड़कर जा सकता है। और जब वो निकल जाएगा तो क्या बचेगा? अगर वो एटम निकल गया, वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हमारे पास क्या बच गया? सोडियम का एक पॉजिटिव आयन, ये सोडियम का आयन है। और इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो आसानी से कहीं भी जा सकता है, रैंडमली इधर उधर मोशन करता है। कहां पर, किधर? हवा में? नहीं। आपको पता है सोडियम मेटल है, और अगर सोडियम मेटल है तो वो सॉलिड फॉर्म में है। अब मान लो ये कोई सॉलिड ब्लॉक है, मेटालिक ब्लॉक सोडियम का, और उसमें बहुत सारे सोडियम के एटम्स हैं। मैंने कितने एटम्स ड्रॉ किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एटम्स ड्रॉ किए। अब इनमें से 12 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, हर एक में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, इतना सारा डिटेल्स टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो जाता है। ये आयन अपनी जगह छोड़ता नहीं है, आयन रिमेन्स फिक्स्ड इन इट्स पोजिशन। What is leaving its position is electrons. Now these electrons I will show by dots. These electrons are in random motion inside the atom. अब अगर मैं यही सेम ब्लॉक बाजू में ड्रॉ करता हूं, तो सिर्फ डॉट्स को ड्रॉ करता हूं, एटम्स को ड्रॉ नहीं करता हूं, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं। आपको पता है, आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 11 में पढ़ा है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स भी रैंडम मोशन में, ये इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडम मोशन में है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को गैस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, फ्रीली मूव करते हैं सोडियम के मेटल के अंदर, वो मेटल के सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। सो दे आर फ्री टू मूव विद इन द मेटल, बट दे कैन नॉट लीव द सरफेस ऑफ द मेटल एंड गो आउट। These are some basic things you need to understand. So students, what do you know about conductors? Conductors have charged carriers. These carriers could be electrons in the case of metals, and they could be positive and negative ions in the case of non-metals. Electrons are free to move in the case of metals, and they can move freely inside the metal, but they cannot leave the surface of the metal. Now, if I apply an external electric field, मान लो मैंने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब मैंने ये सोडियम के मेटल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। लेकिन अंदर जो आयंस थे सोडियम के, वो ट्रैवल नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पर फिक्स्ड रहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो दिस इज अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंडक्टर्स, बट द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स इज नॉट सो सिंपल। यहां पर केवल इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाते हैं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड केमिकल फोर्स दोनों लगते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता है। उस सिचुएशन को हमको इस चैप्टर में स्टडी नहीं करना है। इस चैप्टर में हमको इतना ही स्टडी करना है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का बिहेवियर क्या होता है और ऐसा क्यों होता है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, मुझे बोर्ड रब करना है, आप इसको कॉपी कर लो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम बोर्ड पर लिखते हैं और उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। एक एक प्रॉपर्टी को डेप्थ में स्टडी करना है। आप इतना पहले कॉपी कर लो एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर कहीं भी, एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बेसिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर भी बोलते हैं। यानी अगर कभी कंडक्टर को डिफाइन करना पड़ा तो उसके डेफिनेशन में ये पॉइंट भी लिखा जा सकता है। चलो समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों, वाई इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इसको समझने से पहले बच्चों आपको दो बातें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो आपको स्टैटिक सिचुएशन का मीनिंग क्या होता है वो समझना है। स्टैटिक सिचुएशन,
ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, इसमें स्टैटिक सिचुएशन वर्ड बार बार आएगा, और ये जब भी आता है तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है। स्टैटिक सिचुएशन मीन्स द सिचुएशन इन विच देयर इज नो करंट इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। नो करंट इनसाइड और on the surface of the conductor। ये स्टैटिक सिचुएशन का मीनिंग होता है। 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लो, मुझे बोर्ड रब करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक सिचुएशन, ये पूरा आपको रब कॉपी करना है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दो और कॉपी कर लो। मैं इमीडिएटली आगे कंटिन्यू करता हूं। पहले तो स्टैटिक सिचुएशन का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, और दूसरी एक बात जो आपको मालूम होनी चाहिए, हमेशा दिमाग में रखना है, वो ये है कि किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर के लिए 2 सिचुएशंस हो सकती है। वो न्यूट्रल हो सकता है, वो चार्ज भी हो सकता है, और एक तीसरी सिचुएशन प्लेस्ड in an electric field। अब कंडक्टर न्यूट्रल है, यानी उसके अंदर जितने भी चार्जेस है वो सारे के सारे इक्वल है, और अगर वो इक्वल है, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस, तो वो न्यूट्रल हो गया। ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन, हमने कंडक्टर के ऊपर थोड़ा सा चार्ज रख दिया है। मान लो मेरे पास ये एक मेटालिक ब्लॉक है, कोई भी मेटल का ब्लॉक है, और बार बार मैं आपको याद करवा दूं बच्चों, किसी भी मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मेरे पास एक मेटल का ब्लॉक है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस दोनों, और ये न्यूट्रल है। अब इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे रखने का याद आ रहा है आपको? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज देते हो तो एक्चुअली आप क्या करते हो, उसमें से नेगेटिव चार्ज को निकाल देते हो। तो अगर मैंने इस कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यानी दूसरी लैंग्वेज में प्रॉपरली अगर हम बोले तो मैंने इसमें से नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, तो ये कंडक्टर हो गया चार्ज्ड कंडक्टर। सो द कंडक्टर कुड बी चार्ज्ड। पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज भी उसमें रख सकते थे, तो हमने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या निकाल सकते हो। पॉजिटिव चार्जेस देना लेना पॉसिबल नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दो तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कंडक्टर में बी न्यूट्रल, इट में बी चार्ज, और इट में बी प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हो सकता है कि मैंने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रैवल करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। So these are the 3 situations. The conductor may be neutral, it may be charged, it may be placed in an electric field. In any case, the electric field inside the conductor is always 0. Why? In a static situation. That is important. If the situation is not static, then the electric field may not be 0. But in the static situation, the electric field inside the conductor is always 0. Remember this. ऐसा क्यों? तो सबसे पहली बात तो बच्चों एक याद रखो आप कि कंडक्टर में चार्ज हमेशा ही आउटर सरफेस पे होता है। इनर सरफेस पे कभी, अंदर कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज होता ही नहीं है। ये एक दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसके बाद वो सेकंड प्रॉपर्टी में बोर्ड पर लिखूंगा। तो कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं होता है, जो भी चार्ज होता है वो कंडक्टर के सरफेस पर ही होता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, हमेशा डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका फील्ड होगा, इसे ये भी ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यहां से ऐसे जाएगा कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इस तरफ जाएगा। अब क्या होगा सोचो आप, अंदर जो है वो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो फील्ड है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से राइट साइड और लेफ्ट साइड का फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। दैट इज वन सिचुएशन। अनदर सिचुएशन, अगर मैंने कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है,
ये कंडक्टर न्यूट्रल था मान लो, और अगर उसको मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे ये वाले सरफेस पर जमा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड। तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक बात याद करवा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मैंने यहां पर कोई बहुत बड़ा मेटालिक शीट रखा है जिस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर एक मेटालिक शीट है जिस पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब होता क्या है, ये जो उस फील्ड के अंदर मैंने मेटल को रखा, तो मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करके ये सरफेस पर जमा हो जाएंगे। वो सरफेस को छोड़कर बाहर तो नहीं जा सकते। यहां पर क्या होता है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जमा हो गए तो पॉजिटिव चार्जेस का क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्जेस ऑपोजिट एंड पर जमा हो जाएंगे। नतीजा क्या हुआ, कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। कंडक्टर के अंदर अब पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी यानी एक साइड नेगेटिव चार्जेस, दूसरी साइड पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस है, तो कंडक्टर का ये वाला जो एंड है पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये वाला एंड नेगेटिव चार्ज हो गया, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा कि वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करेगा, यानी कि नेट फील्ड क्या हो गया बच्चों, फिर से जीरो हो गया। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑल्सो ऑलवेज जीरो, रिमेंबर दैट। सो अंडर एनी सिचुएशन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। You can, if you want, copy this diagram, and then I will proceed with the next property, the next property of conductors. Let us proceed with the second property. According to the second property, at the surface of a charged conductor, electrostatic field is normal to the surface at every point. What does that mean? Suppose ये कोई surface है, irregular surface है, तो normal मतलब क्या होता है, perpendicular। अगर मैं ये सरफेस लेता हूँ और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर मुझे ऐसा मिलेगा, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ये सरफेस पे मुझे परपेंडिकुलर ऐसे मिलेगा। तो ये जो मैंने एरोस ड्रॉ किए वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा मिलेगा, इधर ऐसे मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। सो इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। How do we prove this? The method is very simple. Suppose the electric field is not normal. उल्टा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास ये कोई सरफेस है और मैं ऐसे बोलता हूँ कि इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पर वो नॉर्मल टू द सरफेस नहीं है। मतलब मान लो ये पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मल जाना चाहिए, उसकी बजाय ऐसे जा रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो प्रॉपर्टीज़ मिलेगी मुझे, मतलब दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक मिलेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दूसरा मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर है तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन मतलब क्या होगा बच्चों, वेन एवर इलेक्ट्रॉन मूव्स इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। सो दैट मीन्स नाउ देर इज एन इलेक्ट्रिक करंट। इफ देर इज एन इलेक्ट्रिक करंट तो स्टैटिक सिचुएशन अब नहीं रहेगी, नो स्टैटिक सिचुएशन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि हम सारा का सारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं वो स्टैटिक सिचुएशन में स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग ही वही होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो वी आर स्ट्रिक्टली स्टडिंग स्टैटिक सिचुएशन। दैट मीन्स इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज
हैज़ अ डायरेक्शन विच इज़ नॉट नॉर्मल, ऐसा डायरेक्शन है जो नॉर्मल नहीं है, तो उसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक नॉर्मल कंपोनेंट मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन में आते हैं, चार्जेस मोशन में आते हैं, और जैसे ही चार्जेस मोशन में आते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, तो स्टैटिक सिचुएशन मेंटेन नहीं होती है। और स्टैटिक सिचुएशन मेंटेन नहीं होती है तो हमारा जो एसम्पशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो गलत हो गया। और अगर वो एसम्पशन गलत है तो सही स्टेटमेंट क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। That is all about the proof for this point. So that was the second property. At the surface of a charged conductor, electrostatic field is normal to the surface at every point. Let us go ahead with the third property now. According to the next property, the interior of a conductor can have no excess charge in the static situation. यानी कि कंडक्टर के अंदर कभी भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। ये मैंने बच्चों आपको अभी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी समझाई थी उसमें भी एक्सप्लेन किया था। चलो समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों आप जानते हो कि कंडक्टर में दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, एक न्यूट्रल हो सकता है और दूसरा चार्ज कंडक्टर हो सकता है। तो जो न्यूट्रल कंडक्टर होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इक्वल क्वांटिटी में होता है। और उसी वजह से क्या होता है कि टोटल चार्ज जीरो हो जाता है। यानी कि अगर मैं कोई न्यूट्रल कंडक्टर लेता हूं, ये मान लो मेरा न्यूट्रल कंडक्टर है और उसके अंदर मैंने छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया है, तो इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हो गए उतने ही नेगेटिव चार्जेस हो गए, तो उसके अंदर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये एक सिचुएशन हुआ। लेकिन दूसरा सिचुएशन, अगर मान लो कंडक्टर के ऊपर चार्ज है या फिर हमने कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मान लो ये कोई चार्ज कंडक्टर है, दिस इज अ चार्ज्ड कंडक्टर, तो उसके अंदर मैं छोटा सा एक वॉल्यूम एलिमेंट लेता हूं जिसका वॉल्यूम है V और इसका सरफेस है S, सरफेस एरिया S। अभी इसके अंदर इसमें भी नेट चार्ज जीरो है। देखो हमारा ये कंडक्टर अब न्यूट्रल नहीं है, अब वो चार्ज है। मान लो मैंने कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है, तो क्या होता है, अगर कंडक्टर पॉजिटिवली भी चार्ज होगा तो भी अंदर में कोई भी छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लूँ तो उसका नेट चार्ज ज़ीरो होगा, उसके ऊपर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों उसको समझने से पहले ज़रा गॉस लॉ याद करो आप। यू रिमेंबर व्हाट इज गॉस लॉ? अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ वी हैव द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, याद करो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। What is Q in this case? Q is enclosed charge. Enclosed charge. ये एक फॉर्मूला है गॉस लॉ का। लेकिन गॉस लॉ का दूसरा भी एक फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A. Do you remember that? Here in this case A area is we have taken as S, so I can also write E dot S. अब एक बात याद करो बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इसके पहले वाली जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। और नॉर्मल टू द सरफेस होने की वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाता है, और इसलिए थीटा जीरो हो जाने की वजह से हमको ये मिलेगा ES। ठीक है, सो नाउ आई हैव ES इज इक्वल टू, देखो ये भी फ्लक्स है ये भी फ्लक्स है, तो I can write ES is equal to Q by epsilon naught. What is E? Electric field. Which electric field? Inside the region. अभी ये पूरा जो अपना कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने यही समझाई थी आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ज़ीरो हो जाएगा। और अगर Q बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो हो गया तो Q क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया ना, यानी टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये हमने गॉस लॉ के मेथड से प्रूव कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। लेट अस गो अहेड विद द फोर्थ प्रॉपर्टी। द फोर्थ प्रॉपर्टी सेज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। इसका मीनिंग क्या होता है
कि वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इनसाइड और ऑन द सरफेस इज ऑलवेज सेम। ऐसा क्यों? उसको समझने से पहले एक काम करते हैं, पोटेंशियल का मीनिंग याद करते हैं। पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? पोटेंशियल एट अ पॉइंट। आपको याद आ रहा है पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है? इट इज इक्वल टू वर्क डन। याद करो, वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, और वो भी कैसा चार्ज? यूनिट चार्ज। अब मान लो बच्चों मेरे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। ये पॉइंट ए पर कुछ पोटेंशियल है, मैं उसको डिनोट करता हूँ वी ए। बी पर कुछ पोटेंशियल है, उसको डिनोट करता हूँ वी बी। अब चार्ज को इन्फिनिटी से ए पर लाने के लिए जो वर्क लगता है वो वी ए, और अगर बी पर लाना है तो जो वर्क लगता है वो है वी बी। अब मान लो मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वी ए के ऊपर, ऑलरेडी रखा हुआ है मैंने, और मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पर ले जाना चाहता हूँ। तो क्या होगा? जब मैं ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पर ले जाना चाहता हूँ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सो दैट वर्क डन W I can write is equal to delta V, and that is equal to VB minus VA। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात क्या है पता है? हमने इसके पहले वाले पॉइंट्स में स्टडी किया था कि अगर मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, मैं खाली कन्वीनियंस के लिए स्फेरिकल कंडक्टर ड्रॉ करता हूँ, वो किसी भी शेप का हो सकता है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है, यानी उसको कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट होता है। और दूसरी बात, हमने ये भी स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने से क्या होता है? फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? तो याद करो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स का फॉर्मूला है। और अगर E ज़ीरो है तो फोर्स भी ज़ीरो हो गया, और अगर फोर्स ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, और अगर मुझे किसी चार्ज को ए से बी पर ले जाना है तो ले जाने के लिए मुझे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर कोई फील्ड नहीं है, चार्ज आसानी से अपने आप जा सकता है। मीन्स मुझे कोई वर्क भी नहीं करना है, और वर्क नहीं करना है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि बी और ए दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो हो गया ना अपना कंडीशन सेटिस्फाइड, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो ये हो गई अंदर की बात। और अगर मैं सरफेस की बात करता हूँ तो सरफेस पे भी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है तो उसको कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होने की वजह से मुझे सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर जाना है तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, और वर्क नहीं करना पड़ेगा तो फिर से ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो गया, वर्क डन ज़ीरो है। याद रखो हमेशा वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो बिकॉज दिस टू पॉइंट्स हैव गॉट इक्वल पोटेंशियल। इस तरह से हम ये समझा सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर या अंदर हमेशा पोटेंशियल इक्वल होता है। ठीक है, ये एक बात है। लेकिन हाँ, एक आपको बात याद रखनी है बच्चों कि अगर ये कंडक्टर है और मैंने कंडक्टर का कोई पॉइंट ले लिया है, मान लो पॉइंट ए, ये कंडक्टर का पॉइंट है एक ए, और एक दूसरा पॉइंट है जस्ट अबाउ द कंडक्टर बी, तो ए और बी दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी और एक बात आपको याद रखनी है कि किसी सिस्टम में ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, ये तीसरा कंडक्टर है, ये चौथा कंडक्टर है, ऐसे मेरे पास अलग अलग चार कंडक्टर्स हैं मान लो, तो ये हो गया सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स। तो फिर हर एक का पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, हर एक कंडक्टर का पोटेंशियल अलग हो सकता है, लेकिन उस कंडक्टर के लिए यूनिक होगा, सेम होगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी। वी विल प्रोसीड विद द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चों, अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज E is equal to sigma upon epsilon naught n cap. This is a very very important formula you need to remember. What is sigma? Sigma is the surface charge density. What is n cap? N cap is a unit vector
नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद करवा दूँ, सिग्मा क्या होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, और आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला याद करवा दूँ, Q बाय A, चार्ज पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स आई कैन राइट चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा A। अगर मैं बहुत छोटा सा चार्ज लेता हूँ तो मैं dq लिख सकता हूँ। आई कैन राइट dq इज इक्वल टू सिग्मा dA। समटाइम्स यू विल ऑल्सो सी written as delta q is equal to sigma delta A, or also you may see it as sigma delta q is equal to sigma delta S. This is the notation used in our textbook, and I prefer to use the same notation, sigma delta S. This is the charge. एक बात। दूसरी बात मैं याद करवा दूँ आपको, गॉस लॉ। व्हाट इज गॉस लॉ? वंस अगेन, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इस लॉ को अप्लाई किया था। गॉस लॉ स्टेट्स दैट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड phi इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टोटल एनक्लोज्ड चार्ज। दैट मीन्स, याद रखो ये क्या है, एनक्लोज्ड चार्ज। दिस इज वन रूल, वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग, that electric flux is also equal to E into A if both are in the same direction. And if A is very small, I could also write E delta S. So remember one thing, flux is equal to E delta S, and delta S हमने इधर भी यूज़ किया है, चार्ज is equal to sigma delta S। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। लेट अस डिराइव द फॉर्मूला। चलो देखो बच्चों, हम ऐसा कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये मैंने ऊपर से जो व्यू होता है वो दिखाया है। उस सरफेस के ऊपर हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डेल्टा एस। इस सरफेस का साइड व्यू ऐसा दिखेगा, ये साइड व्यू है। तो ये छोटा सा एक गॉसियन सरफेस मैंने उसके ऊपर ले लिया है। अक्सर इस गॉसियन सरफेस को ये नाम दिया गया है पील बॉक्स। पील बॉक्स यानी छोटी सी डिब्बी, अपनी शू पॉलिश की जो डिब्बी होती है ना, चेरी ब्लॉसम, एकदम पतली सी डिब्बी होती है। अब ऐसा हम मान के चलते एकदम छोटी सी पतली सी इन्फिनिटीसिमली स्मॉल डिब्बी है। इस डिब्बी का, पील बॉक्स का छोटा सा पार्ट सरफेस के अंदर है और एक छोटा सा पार्ट सरफेस के बाहर है। अब जो पार्ट सरफेस के अंदर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है, तो उसका हमको टेंशन नहीं लेना है। अब जो पार्ट सरफेस के बाहर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है, ये सरफेस को नॉर्मल है, तो मुझे मिलेगा E इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू फ्लक्स। ये अपना गॉसियन लॉ था, अभी थोड़ी देर पहले गॉस लॉ मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन फ्लक्स का और एक फॉर्मूला है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डेल्टा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आई कैन इक्वेट दिस टू वैल्यूज़, and so I have E delta S is equal to delta Q by epsilon naught. But what is the formula for delta Q? याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था डेल्टा Q का फॉर्मूला। डेल्टा Q is equal to sigma into delta S. So that means I can write E delta S is equal to sigma delta S upon epsilon naught। दोनों साइड से डेल्टा एस कैंसिल हो गया, तो मुझे E का फॉर्मूला मिल गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये E का डायरेक्शन कैसा होता है, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। तो मैं वेक्टर लिख सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैंने E के ऊपर वेक्टर लगा दिया, तो इधर पे एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। दैट इज द प्रूफ फॉर द फिफ्थ प्रॉपर्टी। व्हाट वाज द फिफ्थ प्रॉपर्टी? वंस अगेन लेट अस रिमेंबर दैट द फिफ्थ प्रॉपर्टी सेज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज E is equal to sigma by epsilon naught n cap. What is sigma? Surface charge density. N cap is the unit vector normal to the surface, always in the outward direction, अगर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो। लेकिन याद रखो, अगर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इट विल बी ऑलवेज इन द इनवर्ड डायरेक्शंस। दैट वाज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। लेट अस गो अहेड विद द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, वॉट एवर बी द चार्ज and the field configuration outside any cavity,
inside a conductor remains shielded from the outside electrical influence। यानी कि ये मान लो हमारा कोई सॉलिड कंडक्टर है और इस सॉलिड कंडक्टर के बाहर की सिचुएशन चाहे जो भी हो, उसके अंदर अगर कोई कैविटी है, कोई छोटा सा हॉलो स्पेस है, तो इस हॉलो स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होता है। हमेशा ही कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर अगर कोई स्पेस है, कोई कैविटी है, तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगा। ये याद रखना है आपको। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो कैविटी है वो बाहर की इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से शील्डेड है। शील्डेड है यानी उसको हमने इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से बचा कर रखा है। देखो ये कंडक्टर हमारा जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन अगर किसी तरह से हमने कंडक्टर के ऊपर चार्ज लगा दिया, मान लो हमारे कंडक्टर के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चार्ज होने की वजह से इस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जो नॉर्मल टू द सरफेस होगा ऐसे, लेकिन फिर भी अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही रहेगा। दूसरी एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि मान लो ये कोई कंडक्टर है मेरे पास और उसके अंदर ये कैविटी है और इस कंडक्टर को मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। देखो ये कंडक्टर न्यूट्रल है, ठीक है। अब इस समय तो ये हमारा कंडक्टर न्यूट्रल है, लेकिन इसको मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो अंदर E ज़ीरो ही रहेगा। ये पूरी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है स्टूडेंट्स, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है। ये जो शील्डिंग की प्रॉपर्टी है उससे हम कोई सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसको बाहर के इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से बचा सकते हैं। ऐसी कोई रीजन में जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स है या मैग्नेटिक फील्ड्स है, तो इंस्ट्रूमेंट को ऐसे किसी कैविटी में मेटालिक बॉक्स के अंदर रख दो तो उसको डैमेज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एम मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। इसका एक दूसरा भी बेस्ट एग्जांपल बता दूं बच्चों, सुन लो अच्छे से। मान लो आप किसी कार के अंदर बैठे हो और बाहर कार की बॉडी के ऊपर बिजली गिरती है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स द बॉडी ऑफ द कार, तो कार के ऊपर बहुत हाई क्वांटिटी का चार्ज आ जाएगा। ऐसे में अगर कोई कार के बॉडी को टच करेगा तो बहुत सारा करंट उसकी बॉडी से फ्लो होगा और उसको हैवी इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस होता है। लेकिन जितने भी लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, अगर गाड़ी के सारे दरवाजे और कांच, विंडोज़ बंद है, तो अंदर बैठे हुए आदमी को कुछ नहीं होता है, क्योंकि अंदर का, कार के अंदर का जो रीजन है वो एक कैविटी की तरह बिहेव करता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है और उसकी वजह से अंदर बैठे हुए लोग सेफ होते हैं। तो इस तरह से कार के ऊपर बिजली गिरने के बाद भी अगर खिड़कियाँ, विंडोज़ और दरवाजे सारे बंद है तो कार में बैठे हुए लोग सेफ होते हैं। तो ये हो गई 6 प्रॉपर्टीज़ अपनी। एक बार फटाफट ये 6 प्रॉपर्टीज़ को हम रिवाइज कर लेते हैं। चलो स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी से हम सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये टॉपिक पे जो जो पॉइंट्स को स्टडी किया है, सबसे पहला पॉइंट तो हमने स्टडी किया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। और एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी कि कंडक्टर के अंदर, इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता है स्टैटिक सिचुएशन में, यानी अगर उसमें करंट फ्लो नहीं होता है तो इसको समझने के लिए ये समझो आप कि कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज ज़ीरो होता है। अगर नेट चार्ज ज़ीरो होता है तो रो ज़ीरो हो गया। व्हाट इज़ रो? रो इज़ द चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q/V। ये दोनों स्टेटमेंट्स को समझने के लिए ये डायग्राम आसान है। तो आपको है ना, जब भी ये पांचों प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है तो आपको सिर्फ ये डायग्राम्स याद रखने हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी दोनों को एक्सप्लेन करता है। ये अपना कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ज़ीरो, रो यानी कि वॉल्यूम डेंसिटी इज ऑल्सो ज़ीरो। और अगर वॉल्यूम डेंसिटी ज़ीरो है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चार्ज भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। थर्ड प्रॉपर्टी, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द सरफेस एट एवरी पॉइंट। मान लो कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस को नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होता है।
तो ये डायग्राम जो है फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, ये डायग्राम थर्ड प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स वैल्यू इज सेम इनसाइड और ऑन द सरफेस। ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर अगर पोटेंशियल V नॉट है तो उसके सरफेस का पोटेंशियल भी V नॉट होगा। तो कंडक्टर के अंदर और सरफेस पे दोनों पे पोटेंशियल सेम होता है। ये वाला थर्ड डायग्राम आपको समझा सकता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कैविटी है, तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, यानी इसमें नेट चार्ज भी नहीं मिलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं मिलेगी। फिर चाहे कंडक्टर के ऊपर बाहर कोई चार्ज ही क्यों ना हो, कंडक्टर के ऊपर चाहे चार्ज हो, चाहे हमने कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, उसके ऊपर हमेशा, उसके अंदर कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये 5 प्रॉपर्टीज अगर याद रखनी है तो बस ये 4 डायग्राम्स याद रखो। ये वाला जो पहला डायग्राम है वो हमको पहली 2 प्रॉपर्टीज को समझा देता है कि कंडक्टर के इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड चार्ज इज जीरो। दिस इज सेकंड डायग्राम विच एक्सप्लेन्स दैट all the electric field at the surface on any point is always normal to the conductor at that point. Then the next property is potential inside the conductor and on the surface of the conductor is same. And last property is about electrostatic shielding. So that is all about electrostatics of conductors. In the next video we will start with dielectrics and potentials.